कैसे हैं दोस्तों आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही लाजवाब सेशन है, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को आपके लिए तैयार किया जाता है दोस्तों। ये सारी वीडियो जो मैं डालता हूँ ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे वह यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या फिर आरओ एआरओ, या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हो। दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें, बिना स्किप किए हुए। ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। अगर आप इसको देखते हैं बिना स्किप किए हुए तो आपको बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के कथनों पर विचार करना है, तो आइए देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है। जो कर्नाटक युद्ध था उसको क्या कहते हैं, सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि इस युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोप में दोनों शक्तियों फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लड़े गए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से ही तैयार हो गई थी। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। बिल्कुल दोस्तों, ये कथन भी सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लेना था। बिल्कुल कथन सही है दोस्तों। ये जो तीसरा कथन है प्यारे दोस्तों, देखिए इससे तीन प्रश्न आपके बन सकते हैं। पहला तो ये कि जिस अंग्रेज के कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ वो कौन सा अधिकारी था, कैप्टन बार्नेट। और किस कारण से, तो फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लेने के कारण। ठीक है, तो यहाँ से आपके दो प्रश्न और बन सकते हैं। आइए देखते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तीनों कथन सही था, तो कौन सा कथन हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ आपका संधि दी हुई है, दूसरी तरफ सन, वर्ष दिया हुआ है। आपको मिलान करके बताना है कूट के सहायता से कि सही उत्तर क्या होगा। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 को हुई थी। मैंगलोर की संधि कब हुई थी, बताइए दोस्तों। मैंगलोर की संधि कब हुई थी, जल्दी बताइए। मैंगलोर की संधि कब हुई थी, मैंगलोर की संधि कब हुई थी, 1782 या 1784, बताइए। मैंगलोर की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों, मैंगलोर की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1784 में। सलबाई की संधि कब हुई थी, सलबाई की संधि हुई थी 1782 में। मद्रास की संधि की बात की जाए तो मद्रास की संधि कब हुई थी, 1769 में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 कहाँ पे दिया हुआ है, सी पे दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सही सुमेलित करना है। एक तरफ युद्ध दिया हुआ है और दूसरी तरफ युद्ध के अंत होने का कारण दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध कैसे समाप्त हुआ था दोस्तों, तो ये एक्सला सैपेल की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध कैसे समाप्त हुआ था, तो ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कैसे समाप्त हुआ था, तो ये अनिर्णायक था। प्रथम मैसूर युद्ध कैसे समाप्त हुआ था, ब्रिटिश की हार से। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4। ठीक है, कौन से ऑप्शन हो जाएंगे आपके, 4, 1, 3, 2। 4, 1, 3, 2 कहाँ पे दिया हुआ है, सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, कौन सा युद्ध था। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, वो युद्ध कौन सा था दोस्तों, तो वो बक्सर का युद्ध था। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 23 अक्टूबर 1764 को। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बहुत पूछता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किनके बीच हुए थे, अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम के बीच,
अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम के बीच, डच तथा बाजीराव द्वितीय के बीच। तो 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किनके बीच हुए थे? तो 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर जिनके बीच हुए थे दोस्तों, वो कौन थे? तो वो थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तृतीय कर्नाटक युद्ध के विषय पर विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड प्रसा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंधों पर पड़ा। बिल्कुल कथन सही है दोस्तों। अगला कथन क्या है ये बताइए। अगला कथन क्या है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं सैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। बात समझ में आ रही है? प्रदान किया जाना था। 1758 की बात है कि लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो प्यारे दोस्तों, ये कथन भी क्या है? सही है। अगले कथन की तरफ चलते हैं। तो अगला कथन इसी में क्या कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दूसरा। तो पहला दूसरा कहाँ पे है? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मीर कासिम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आइए देखते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन कालांतर में एक लॉर्ड क्लाइव और कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि जिससे उसे कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मीर जाफर कंपनी की मांगों को पूरा करने में असफल रहा, जिसके परिणामतः अंग्रेजों ने क्या किया कि नवाब को पद से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब घोषित कर दिया। बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला से शरण ली या शरण मांगी थी। बिल्कुल दोस्तों, ये तो गलत हो गया सीधा सीधा, क्योंकि बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम ने क्या किया कि सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला से शरण मांगी थी। और चौथा क्या कह रहा है कि परिणाम स्वरूप जुलाई 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी तथा मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इस प्रकार बक्सर की युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? जो सत्य नहीं है पूछा है, क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया था? गुरगिन खान ने किया था। बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या है कि बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के शरण में आ गया। दूसरी ओर नवाब शुजाउद्दौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, जहां 1777 में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये दोनों ही कथन क्या है दोस्तों? सही हैं। तो उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहला और दूसरा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? लॉर्ड कार्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से कौन संबंधित था? आइए देखते हैं। तो ये संबंधित था दोस्तों अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? अमर्त्य कुमार सेन ने, रमेश चंद्र दत्त ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है?
पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी है प्यारे दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन है क्या? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। बात समझ आ रही है दोस्तों? तो क्या है कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो केवल पहला सही है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी ये दोनों गलत है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? स्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदार में निहित किया। स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। स्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया गया। स्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई। तो कौन सी विशेषता नहीं है प्यारे दोस्तों? तो स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। ये क्या हो जाएगा? यही विशेषता नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वानिकीकरण, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? वो यह था कि भारतीय कृषि का वानिकीकरण। बात समझ में आ रही दोस्तों? क्या था? भारतीय कृषि का वानिकीकरण। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैडलर आयोग के सुझाव पर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या है कि सैडलर आयोग की रिपोर्ट पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ये कथन भी सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका पहला और दूसरा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। सैडलर आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना करते हुए निम्नलिखित सिफारिश प्रस्तुत की। इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से अलग हों। इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक बोर्ड का गठन हो। बिल्कुल सही है। अगला है कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन किया जाए। ये भी सही है। अगला क्या है कि स्नातक स्तर पर त्रिपदी यानी जो पाठ्यक्रम होगा स्नातक स्तर पर वो 3 साल के होंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया जाए और साथ ही अंतर विश्वविद्यालय स्थापित हो। तो ये चारों ही कथन सही है। तो ऑप्शन कहाँ पे आ जाएगा? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सैडलर आयोग 1904 सही है। सर्जेंट योजना 1944 ये भी सही है। वर्धा आयोग 1937 ये भी सही है। हार्टोग समिति 1929। तो चारों ऑप्शन सही है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से, पुलिस प्रशासन से? तो दोस्तों सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। किससे संबंधित था दोस्तों? शिक्षा से। बात समझ आ रही है? किससे संबंधित था सैडलर आयोग? शिक्षा से। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1919, 1917, 1921, 1896। शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1917 में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास निम्न में से किसने किया? मदन मोहन मालवीय, महाराजा विभूति नारायण, लॉर्ड हार्डिंग, एनी बेसेंट? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया? तो जिसने किया उनका नाम क्या है? मदन मोहन मालवीय। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न।
मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों का फल था? बी.एस. मालाबारी, डी.के. कर्वे, एम.जी. रनाडे, रामाबाई। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों का फल था? तो डी.के. कर्वे। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? सर विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विल्किंस ने, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी दोस्तों। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले की अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या था? कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के निम्न अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? कौन सा अधिनियम? वुडका डिस्पैच 1884, चार्टर्ड अधिनियम 1813, चार्टर्ड अधिनियम 1859, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो ब्रिटिश सरकार के निम्न अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए। तो जिस अधिनियम ने भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया था वो कौन था? चार्टर अधिनियम 1813। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? देखिए 4 ऑप्शन है, वुड का डिस्पैच 1884, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1859, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड बेंटिंग। बताइए कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड बेंटिक। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। तो निम्नलिखित में से जिसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं सेना में सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, स्थायी बंदोबस्त से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से शेयर कीजिए, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो प्यारे दोस्तों, अपनी मेहनत में या अपनी मेहनत को इतनी लगन के साथ अंजाम दीजिए दोस्तों कि आपका लक्ष्य आपको जल्दी से हासिल हो जाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे आपके मंच पर शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।